नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर की कहानी में उतर रहे हैं जो असल में एक आइडिया था जिसे जमीन पर उतारा गया। हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर की, भारत के पहले प्लैन्ड इंडस्ट्रियल शहर की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ तारीखें और आंकड़े नहीं बताते, बल्कि एक सपना कैसे हकीकत बनता है उसकी पूरी तस्वीर दिखाते हैं। और ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। जब हम औद्योगिक शहर या इंडस्ट्रियल सिटी सोचते हैं तो दिमाग में चिमनियों से निकलता धुआं, भीड़ भाड़ और धूल की एक इमेज बनती है। लेकिन जमशेदपुर इस इमेज को मतलब पूरी तरह तोड़ देता है। बिल्कुल। और यही आज हमारी पड़ताल का मिशन है। हम ये समझना चाहते हैं कि एक शहर जो भारत की स्टील की रीढ़ हो, वो ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी का खिताब कैसे हासिल कर सकता है। ये विरोधाभास ही जमशेदपुर की असली कहानी है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, एक सपने से। हाँ, और ये सपना था जमशेदजी नसरवानजी टाटा का। 19वीं सदी के अंत में, जब आप सोचिए भारत में औद्योगिकरण बस शुरू ही हो रहा था, उन्होंने सिर्फ एक स्टील प्लांट का नहीं बल्कि एक पूरे समुदाय का सपना देखा। अच्छा। उनके अपने शब्दों में वो एक ऐसा शहर चाहते थे जहां चौड़ी सड़कें हों, जिन पर छायादार पेड़ हों, हाँ, मैंने भी ये पढ़ा है। खेलने के लिए मैदान हो और लोगों के रहने के लिए अच्छे घर हों। ये बात ही मतलब अपने आप में कमाल की है। उस जमाने में कौन सोचता था कि फैक्ट्री के साथ साथ मजदूरों के लिए पार्क भी जरूरी हैं। ये तो आज के जमाने की सोच लगती है ना। यही तो दूरदर्शिता है। इस सपने को जमीन पर उतारने के लिए उनके बेटे दोराबजी टाटा और भूवैज्ञानिक सीएम वेल्ड ने लगभग 3 साल तक मध्य भारत के जंगलों की खाक छानी। वो एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां लोहा, कोयला, चूना पत्थर और सबसे जरूरी पानी, ये सब एक साथ मिल सके। और उन्हें वो जगह मिली, साक्षी नाम का एक छोटा सा गांव। और फिर 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जमशेदजी के सम्मान में इसका नाम जमशेदपुर रख दिया। एक गांव से एक आधुनिक शहर बनने का सफर। सही बात है। लेकिन जिस जगह को चुना गया उसकी अपनी भी एक खासियत थी। बिल्कुल। जमशेदपुर की लोकेशन कोई इत्तेफाक नहीं थी, ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था। ये शहर छोटा नागपुर के पठार पर है, जिसके चारों तरफ दलमा की खूबसूरत पहाड़ियां हैं। लेकिन असली स्ट्रैटेजिक एडवांटेज था 2 नदियों का संगम, सुवर्ण रेखा और खरकाई। अच्छा, दो मुहानी कहते हैं इसे। हाँ, 2 मुहानी। स्टील बनाने की प्रक्रिया में बेहिसाब पानी लगता है और इन नदियों ने उस जरूरत को पूरा किया। एक मिनट, यहाँ एक बात मुझे थोड़ी चौंका रही है। हमारे सूत्रों के मुताबिक इस शहर का 33% हिस्सा, यानी 1/3, हाँ, 1/3 हिस्सा ग्रीन कवर है। एक हैवी इंडस्ट्री वाले शहर में ये कैसे मुमकिन है? आमतौर पर तो फैक्ट्रियां और हरियाली एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। शहर को एक पहचान भी दी। हाँ, और उस विशाल उद्योग को भी जन्म दिया जिसकी वजह से जमशेदपुर जाना जाता है, टाटा स्टील। बिल्कुल, टाटा स्टील की कहानी यहीं से शुरू होती है। हाँ, टाटा स्टील या टिस्को जैसा कि इसे पहले जानते थे। 1907 में इसकी नींव रखी गई और 1912 में पहला स्टील का पिंड या इंगॉट बनकर तैयार हुआ। ये सिर्फ भारत का पहला नहीं बल्कि आज भी सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। बोर्ड्स का आकार ये तो बहुत ही बड़ा है। हाँ, इसका आकार इतना बड़ा है कि ये पूरे शहर के क्षेत्रफल का लगभग 5वां हिस्सा घेरता है। शहर का 20% हिस्सा सिर्फ एक प्लांट है। ये तो अपने आप में एक शहर के अंदर शहर होने जैसा है। और ये कोई मामूली प्लांट नहीं है। इसे वर्ल्ड स्टील डायनामिक्स ने 3 बार दुनिया का सबसे अच्छा स्टील बनाने वाला प्लांट घोषित किया है। ये भारत की औद्योगिक ताकत का प्रतीक है। लेकिन कहानी सिर्फ स्टील पे खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। सही कहा। 1945 में यहाँ एक और बड़ा खिलाड़ी मैदान में उतरा, टाटा मोटर्स, जिसे तब टेल्को कहते थे। ये प्लांट भी 800 एकड़ से ज्यादा में फैला है और यहाँ भारत के सबसे मजबूत ट्रक और बसें बनती हैं। और टाटा मोटर्स का एक दिलचस्प ऐतिहासिक पहलू भी है जो ज्यादा लोग नहीं जानते। वो क्या? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसी प्लांट ने टाटा नगर नाम की बख्तरबंद गाड़ियां बनाई थीं। अच्छा, मतलब कमर्शियल वाहन बनाने वाली कंपनी देश के लिए आर्म्ड व्हीकल बना रही थी। जी, इसके अलावा यहाँ टिन प्लेट, लिंडे इंडिया जैसी कई और बड़ी कंपनियां हैं जो इस शहर को एक सच्चा औद्योगिक गढ़ बनाती हैं। लेकिन ये तो हुई बड़ी मछलियां। मुझे आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जानकर ज्यादा हैरानी हुई। कहा जाता है कि ये भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स में से एक है, जहां 1200 से ज्यादा छोटी मझोली कंपनियां हैं। इनका क्या रोल है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अगर टाटा स्टील और टाटा मोटर्स इस शहर का दिल है, तो आदित्यपुर इसकी नसें हैं जो पूरे सिस्टम को जिंदा रखती हैं। ये 1200 कंपनियां सिर्फ पुर्जे नहीं बनाती,
ये एक पूरा इकोसिस्टम है। ये टाटा की बड़ी कंपनियों को ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग का सामान और हर तरह की सर्विस देती हैं। तो एक तरह से इनके बिना बड़ी कंपनियां चल ही नहीं सकती। बिल्कुल, ये एक सहजीवी रिश्ता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो मतलब जमशेदपुर सिर्फ एक दो बड़ी कंपनियों का शहर नहीं है, बल्कि हजारों छोटे उद्योगों का एक जाल है जो एक दूसरे पर निर्भर हैं। सही पकड़ा आपने। और इस पूरे तंत्र को ऊर्जा मिलती है पास की खदानों से। नोवा मुंडी और जामदा से लगातार लोहा, कोयला और चूना पत्थर आता रहता है। ये पूरा मॉडल इतना सफल इसलिए है क्योंकि कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ आसपास ही मौजूद है। उद्योग की ये कहानी तो शानदार है, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो जमशेदपुर को सबसे अलग बनाता है, यहाँ का शहरी जीवन। इसे एक आदर्श शहर क्यों कहा जाता है? इसकी वजह है यहाँ का मैनेजमेंट मॉडल, जो भारत में और कहीं नहीं है। जमशेदपुर 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला देश का इकलौता शहर है जिसका कोई नगर निगम या म्यूनिसिपैलिटी नहीं है। एक मिनट, क्या कहा आपने? कोई नगर निगम नहीं? तो फिर शहर चलाता कौन है? सड़कें, बिजली, पानी, इन सब की जिम्मेदारी किसकी है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। शहर का पूरा प्रबंधन JUSCO यानी जमशेदपुर यूटिलिटीज एंड सर्विसेज कंपनी करती है, जो टाटा स्टील की ही एक इकाई है। JUSCO? हाँ, और शहर का शुरुआती ब्लूप्रिंट पिट्सबर्ग के इंजीनियर जूलियन केनेडी साहलिन ने बनाया था, और JSUSCO आज भी उसी विजन पर काम कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शहर के नागरिक अपने मेयर या पार्षद के लिए वोट नहीं करते? क्या एक तरह की कॉर्पोरेट तानाशाही है या फिर बेहतर सुविधाओं के लिए चुकाई गई है कीमत? देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। एक तरफ इस मॉडल का फायदा ये है कि यहाँ की सेवाएं लाजवाब हैं। चौड़ी, साफ सड़कें, 24 घंटे बिजली और शायद देश का सबसे साफ पीने का पानी सीधे नल से मिलता है। राजनीतिक दखलंदाजी ना होने से फैसले जल्दी होते हैं और काम भी। लेकिन दूसरी तरफ आपका सवाल भी जायज है। नागरिकों के पास सीधे तौर पर अपने प्रशासकों को चुनने या हटाने का अधिकार नहीं होता है। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, दक्षता और लोकतंत्र के बीच। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और इसी मॉडल का नतीजा है शायद शहर की हरियाली भी। जैसे 225 एकड़ में फैला जुबली पार्क। हाँ, जुबली पार्क तो शहर के फेफड़े हैं। इसे मैसूर के वृंदावन गार्डन की तर्ज पर बनाया गया था, और ये जमशेद जी की तरफ से शहर को एक तोहफा था। हर साल 3 मार्च को संस्थापक दिवस पर जब ये पार्क लाखों बत्तियों से जगमगाता है तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। बिल्कुल। इसके अलावा डिमना झील और जयंती सरोवर जैसे कई बड़े तालाब हैं। इसीलिए इस शहर के 3 नाम हैं: ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, स्टील सिटी। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये यहाँ की सच्चाई है। उद्योग और बेहतरीन प्लानिंग के साथ साथ यहाँ की संस्कृति भी काफी रंगीन है। इसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। बिल्कुल। जब उद्योग बढ़ता है तो वो देश भर से लोगों को खींचता है। यहाँ आपको हर कोने से आए लोग मिलेंगे। बंगाली, पंजाबी, उड़िया, संथाली, आदिवासी, सब एक साथ रहते हैं। तो एक तरह का मेल्टिंग पॉट है ये। हाँ, इसीलिए यहाँ दुर्गा पूजा और छठ जितने उत्साह से मनते हैं, उतने ही जोश से गुरु पर्व और क्रिसमस भी। 2011 के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ 83% हिंदू, लगभग 7% मुस्लिम और 4% सिख और ईसाई हैं। ये एक सच्चा कॉस्मोपॉलिटन शहर है। और जहाँ इतने अलग अलग तरह के लोग होंगे, वहाँ ज्ञान और शिक्षा का माहौल भी होगा। जाहिर है, शहर की साक्षरता दर लगभग 90% है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। यहाँ XLRI जैसा प्रतिष्ठित संस्थान है, जो 1949 में बना भारत का सबसे पुराना बी स्कूल है। XLRI, हाँ, बहुत मशहूर है। और साथ ही NIT जमशेदपुर और देश की एक प्रमुख प्रयोगशाला नेशनल मेटलर्जिकल लैब NML भी यही है। और खेल, मैंने सुना है जमशेदपुर में फुटबॉल को लेकर जबरदस्त दीवानगी है। दीवानगी नहीं, जुनून है। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को द फर्नेस कहा जाता है, जिसका मतलब है भट्ठी। जब यहाँ जमशेदपुर FC का मैच होता है तो माहौल सचमुच एक भट्टी जैसा ही गर्म हो जाता है। द फर्नेस, क्या बात है। इंडियन सुपर लीग ISL में ये एक बड़ी टीम है। इतना ही नहीं, टाटा फुटबॉल एकेडमी और टाटा आर्चरी एकेडमी ने देश को कई ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। दीपिका कुमारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
तो कनेक्टिविटी के मामले में भी ये शहर पीछे नहीं होगा, जाहिर है। बिल्कुल नहीं। टाटा नगर जंक्शन हावड़ा मुंबई लाइन पर एक बहुत बड़ा और व्यस्त रेलवे स्टेशन है और नेशनल हाईवे 18 और 33 इसे देश के बाकी हिस्सों से सड़क के रास्ते जोड़ते हैं। और पर्यटन? पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ दलमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है जो हाथियों के लिए मशहूर है। साथ ही भुवनेश्वरी और रंकिणी जैसे कई मंदिर भी हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए तो ये साफ है कि जमशेदपुर सिर्फ लोहे और स्टील का शहर नहीं है। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे उद्योग, पर्यावरण और इंसानी समुदाय एक साथ फल फूल सकते हैं। ये जमशेदजी टाटा के उस एक सदी पुराने सपने की हकीकत है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये शहर इस बात का सबूत है कि अगर इरादे नेक हों और प्लानिंग दूर की सोच कर की जाए तो विकास और प्रकृति को दुश्मन बनने की जरूरत नहीं है। वो एक दूसरे के साथी बन सकते हैं। जमशेदपुर ने ये मुमकिन करके दिखाया है। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल। जमशेदपुर का JUSCO मॉडल, जहां एक कॉरपोरेट इकाई पूरे शहर को चलाती है, बहुत सफल रहा है। पर सवाल ये है कि क्या आज के भारत में, जहां नागरिक अपने अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर इतने जागरूक हैं, ऐसा मॉडल कहीं और दोहराया जा सकता है? और अगर हाँ, तो क्या हम बेहतर सुविधाओं के लिए अपनी आवाज का हक छोड़ने को तैयार होंगे?